2 किलोवाट वाला सफिशिएंट रहता है। सफिशिएंट 2 लाख का लोन है, उसमें 7% पे लोन है, 80,000 रुपये की सब्सिडी है, 1,20,000 चुकाना है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, मेरे YouTube चैनल लवर बिष्ट गौचर में आपका स्वागत है। आज की ब्लॉग वीडियो में मैं गौरव सैनिक संगठन गौचर एवं SBI द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैंक मैनेजर सर ने हमें इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स एवं सभी स्कीमों के बारे में अवगत कराया और PM सौर घर योजना के बारे में भी हमें विस्तार से बताया और अन्य जानकारियां आप वीडियो में बैंक मैनेजर सर SBI गौचर के माध्यम से इस वीडियो में सुनें। धन्यवाद। अब अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो आप पैसे को किसी ऐसे फंड में डालें जहाँ पर पैसा 4-5 साल के लिए ब्लॉक हो। गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स रिफंड उसी चीज़ में देगी जब आप उसकी कोई ऐसी FD बनाएंगे जो 5 साल के लिए ब्लॉक रहेगी, 5 साल तक नहीं टूटेगी, तो उस पैसे पे गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स पे रिफंड देगी। मानो लाइफ हो गया, टैक्सिंग FD हो गई, कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो हैं, PPF भी है, PPF है, सीनियर सिटीजन है, सुकन्या समृद्धि है, कई किसान विकास पत्र है, NSC है। पर ये सब चीज़ें क्या है जिसमें पैसा एक सर्टेन पीरियड के लिए ब्लॉक रहता है। आपको हाँ, तभी तो आपको सरकार उसमें इनकम टैक्स का रिबेट क्यों देगी? जब तक पैसा वो ब्लॉक नहीं रखेगी तब तक आपको रिबेट नहीं देगी। कोई ऐसी FD की मानो आपने आज 1 लाख की FD में आपने रिबेट ले लिया, अगले साल आपने तोड़ दी, तो ऐसी FD पे कभी भी आपको सरकार रिबेट नहीं देगी। ठीक है। और जैसे आप लोगों की अब उम्र ज़्यादा हो गई है, 60 अबव हो गई है, तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी इनकम टैक्स रिबेट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए करें। कोई भी पॉलिसी ले, अपने बच्चों के नाम पे ले, क्योंकि क्या होता है जितनी यंग एज की पॉलिसी परचेज करी जाती है, जितने यंग आदमी के लिए उतने रिटर्न अच्छे आते हैं। जितनी ओल्ड एज आदमी के लिए पॉलिसी परचेज करी जाती है उतने रिटर्न थोड़े से कम है। तो कभी भी पॉलिसी अपने बच्चों के नाम पे कराएं, नाती पोतों के नाम पे कराएं। भाई आजकल तो बहुत नाती पोतों के नाम पे क्या, छोटे छोटे चाइल्ड प्लान करवा लें। छोटा चाइल्ड प्लान कैसा है कि आपने मानो आपका नाती है 5 साल का, आपने बोला मैं हर साल नाती के लिए 1-1 लाख रुपये जमा करूँगा। आपने 18 साल का नाती हुआ, आपने 15 लाख रुपये जमा करे हर साल 1-1 लाख करके, वो सीधा आपको 15 का 30 लाख करीबन 32 लाख करीबन मिल जाता है 18वें साल में जब जरूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, मानो आपने बोला कि मैं हर साल 1-1 लाख रुपये दूंगा, 15 साल तक दूंगा अपने नाती के लिए, खुदा ना खास्ता आपको पहले ही साल कुछ हो गया एक किस्त देने के बाद, तब क्या होगा? तो बैंक ऐसे प्लान देता है कि आपने एक किस्त दी और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका प्लान खत्म नहीं होगा, वो 17 किस्तें आप बैंक करेगा और 18वें साल में आपके नाती या पोते को उतना पैसा मिलेगा ही नहीं। ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए सर, अगर मैं अपने लिए इनकम टैक्स बचाना चाहूँ, मेरी उम्र जब 40 साल है तो मैं अपने नाम से पॉलिसी लूँगा, लेकिन जब मैं बिल्कुल 60 की एज में आ जाऊँगा, रिटायर के एज में आ जाऊँगा, तब मेरे को इनकम टैक्स कट रहा होगा, तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, मैं अपने नाती पोतों के नाम पे, क्योंकि जहाँ पर मेरे को मनी भी ज़्यादा बढ़े और रिबेट भी बढ़िया। अगर यही बात है सर, पिछले साल तक जो था 7 लाख जो है वो 60 के जो है सीनियर सिटीजन की जो है रिडक्शन नहीं था जो। हाँ। तो अब इस साल क्या हो गया कि जो नया टैक्स आया है कि 3 साल से 7 साल जो है उसमें 5% लगे, फिर वो जो है वो 7 साल जो 7 ईयर्स ये 7 लाख का 7 लाख रुपये था, वो अभी है कि नहीं? देश है। अब आप मेरी बात, बिल्कुल बढ़ता हुआ देश है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब कोई देश तेज़ी से आगे बढ़ता है तो वहाँ पर टैक्स के स्लैब्स बढ़ते रहते हैं। अगर आपको उम्मीद करते हो कि टैक्स स्लैब्स कम होंगे तो वो अभी नहीं, आज से होने वाले मानो 15-20 साल बाद जब भारत एक बिल्कुल वैसा देश बन जाएगा तब वो टैक्स स्लैब कम आएंगे। लेकिन अभी सरकार को भी टैक्स स्लैब बनाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर उसको औरों के साथ कम्पीट करना और दूसरों के साथ, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपने पास रखना है आगे बढ़ने। सिंपल सा है वो, इसलिए टैक्स बढ़ रहा है, इसलिए स्लैब भी बढ़ रहे हैं। जैसे पहले होता था, जैसे हम लोग पेंशन आती थी तो उसमें जो इनकम टैक्स हमारा तो हर पेंशन के साथ वो उसमें लिखा था इनकम टैक्स दे रहे 200 रुपया 400 रुपया हर ये भी आपका एक वो है, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। जब तक आप लोगों की पेंशन चांदनी चौक CPPC में बन रही थी, पिछले साल तक की बात है, आप सबकी पेंशन चांदनी चौक CPPC में आती थी, तो क्या होता था, आपकी पेंशन में मानो आपकी पेंशन 20,000 है तो एक मोटा पहले ही कैलकुलेशन आता था, भाई 20,000 है, 2,40,000 आएगी, इनको टैक्स नहीं पड़ेगा। भाई इसकी 30,000 है, 3,60,000 आएगी, इनका टैक्स है 20,000 का। तो बैंक क्या करता था, आपकी पहले मंथ से ही, अप्रैल से ही पेंशन में 2,000 रुपये काट के कि साल के एंड तक वो बराबर आपका टैक्स हो जाए काट देगा। जब से आपकी पेंशन स्पर्श में गई है, जब से ये स्पर्श में ट्रांसफर हुई है, तब से ये उन्होंने बंद कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट आप खुद करें अपनी। भाई आपका 5 लाख आ रहा है टैक्स, भाई 5 लाख इनकम है, आपको 50,000 टैक्स देना है, तो आप अपने हिसाब से खुद दें।
वरना बैंक क्या करता था, जैसी आपकी तनख्वाह आती थी तो काट देता था, तो आपको आखिरी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है स्पर्श में भी आने वाले टाइम में ऐसा हो। अभी क्योंकि स्पर्श नए नए उसमें है, 2 साल, देखो भले ही 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो चीज़ों को सीख ही रहे हैं और 4-5 दिन बाद बदलाव कर रहे हैं। जैसे जो उनको परेशानी आएंगे बदलाव करेंगे, और हो सकता है अगले बार से वो शायद ऐसा कर दे कि टैक्स काट के आपको पेंशन दिया कर दिया, शुरू कर दिया है। हाँ, कईयों का शुरू कर दिया, सब कईयों का नहीं करा उन्होंने। कईयों का वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी अप्रैल मई का, मार्च अप्रैल में काट रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, आखिरी का महीना। अभी जैसे अब मैं कह रहा हूँ ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनको भी परेशानियां पता चलेंगी, वैसे वो भी चीज़ों को ठीक करते रहेंगे। इसमें एक चीज़ है, अगर ये मीटिंग्स क्वार्टरली रखी जाए, बिल्कुल साहब, मैं खुद चाहता हूँ क्वार्टरली रखी जाए। और उसमें क्या करेंगे हम लोग, जहाँ तक मेरे को लगता है, नगर पालिका का हॉल बुक कराएंगे, बैंक की तरफ से हॉल बुक करा दिया करेंगे। क्वार्टरली आप कोई भी एक डेट कर दे भाई, मतलब ये मीटिंग और 10-15 दिन पहले मुझे एक डेट सूचित करवा दे आपके जिला सैनिक द्वारा कि ये डेट को हम लोग करना चाह रहे हैं, हम लोग सब अवेलेबल रहेंगे। तो उस दिन नगर पालिका का हॉल बुक करा दिया जाएगा, वहीं पर ही अपना लंच वगैरह जो भी हो सब साथ मिल लिया करेंगे। बिल्कुल 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 साहब, और अब भाजी यही है ना, हम भी इतना वो रह जाते हैं व्यस्त, हम भी नहीं बता पाते, फिर हो ही नहीं पाते। तो ऐसा ये बढ़िया सुझाव है ना, ये बढ़िया सुझाव है। हम क्वार्टरली, एक साल में 4 मीटिंग, 3 महीने में 1 मीटिंग रख दें, उसमें अपना देखिए आप थोड़ा सा मिलेंगे तो थोड़ा सा मेल मिलाप भी बढ़ेगा, थोड़ा मेरे को भी पता चलेगा कौन क्या परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, अब काफ़ी चेहरों से तो मैं बहुत परिचित हूँ, काफ़ी लोगों से मेरी बहुत अच्छा परिचय है, लेकिन अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं सर जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, या मतलब कभी हम मिलोगे तो इतने आनंद पान में मिलोगे कि मेरे को भी ध्यान नहीं रहा है ना। अब मुझे भी सर 3रा साल शुरू हो गया है, तो मेरे लिए तो ये घर जैसा ही हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी तो साहब अभी सर एक सवाल मेरा था। सर नमस्कार, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें जरा, अधिकतर लोग मेरे पास भी आते हैं कि भाई डीएसपी के बारे में जरा जानकारी चाहिए। अच्छा, इस जानकारी को साझा करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक्स। देखिए सर, क्या होता है, डीएसपी है डिफेंस सर्विस पैकेज। जैसे आप लोग पहले फौज में थे तो आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट होता था, उसमें आपको कई तरीके की सुविधाएं मिलती थी भाई। 10 साल में 10 चेक फ्री हैं, डेफ्ट के चार्जेस नहीं हैं, खाते में ऑटोमेटिक मॉड बन जाती है, एटीएम में इनबिल्ट 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है। ऐसे ही पेंशनर के साथ भी है। अब सरकार ने क्या बोला, जो मतलब नौकरी से आ गया जरूरी नहीं है कि आप उसकी सारी सेवाएं हटा दो। अब जैसे डीएसपी में मानो 20 लाख का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है जो ऑन सर्विस मिलता है, वो आपको पेंशन वाले में नहीं मिलेगा, लेकिन 2 लाख का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके एटीएम में इनबिल्ट होगा। अगर आप एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना रेगुलरली और आपकी मृत्यु खुदा ना खास्ता किसी हादसे में होती है, तो 2 लाख का उसमें एक इनबिल्ट इंश्योरेंस रहता है। पर उसकी एक ही शर्त है कि ना सर, अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको आके, जब मृत्यु हो जाएगी तो उसका अप्लाई करना। उसमें क्या है, उसमें एक ही शर्त है कि एटीएम जो है मृत्यु से 45 दिन के अंदर अंदर एक बार इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। अगर वो 45 डेज में इस्तेमाल नहीं हुआ होगा तो फिर वो क्लॉज मतलब होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या है, आप सभी का अकाउंट जो है पेंशनर्स का, जो भी आरबी से है, सबका अकाउंट आप देखेंगे डीएसपी पेंशन में होगा। जिसका अकाउंट, हाँ, जिसका अकाउंट नहीं है वो उसको डीएसपी में कन्वर्ट करवाए। डीएसपी पेंशन में होने का फायदा क्या है कि मानो आपके खाते में 50,000 रुपए है, 25,000 वो खाते में रखेगा जिसमें आपको 3% ब्याज देगा, 25,000 के वो एमओडी बना के रखेगा जिसमें आपको 6.5% एफडी का ब्याज देगा। जितना पैसा आपका एक्स्ट्रा रहेगा वो एफडी के ब्याज उसमें मॉड में जाता रहेगा, उसमें आपको एफडी का ब्याज मिलेगा। मॉड में आपको तोड़ने की भी परेशानी नहीं है। मानो आपके खाते में 20,000 है, आपने 50,000 का चेक प्रेजेंट किया, 30,000 वहाँ से टूट के ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो ये सब आपको डीएसपी में बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबूजी अच्छा भी है, ये सरकार ने आप ही लोग रखा है। अब मॉड में देखिए सर, सबसे बड़ा क्या है मॉड में फायदा। अब सर मॉड में क्यों, मॉड देखो, मॉड किस पैसे से बनी है, जो पैसा आपने कमाया है, इनकम आपकी, उस पर तो पहले ही टैक्स दे दिया, अब कितना टैक्स देंगे उस पर, अब थोड़ी दोबारा इनकम टैक्स देंगे उस पर। मॉड में एक और फायदा क्या है, देखो आजकल क्या है, खाते में आपने मानो 10 लाख रुपए रखा हुआ, आपको किसी फ्रॉड का फोन आ गया, आपने गलती से, आपने या आपके घर वालों ने थोड़ा सा भी कुछ बता दिया, तो क्या होगा, वो 10 का 10 लाख रुपए एकदम से रिस्क पे आ जाएगा, वो सारा निकाल सकता है। लेकिन अगर आपके खाते में मॉड बनी है तो वो उसे छेड़ ही नहीं सकता है। जो आपके खाते में 20,000 25,000 पड़ा है, रिस्क किस पे, उसी पे है, बाकी पैसा आपका सेफ है। तो इसीलिए बैंक भी इसीलिए कहता है कि अपने खाते में भाई 20-25,000 रखने की जरूरत ही नहीं है सेविंग में। सेविंग में आप केवल उतना पैसा रखो जितना आपको रेगुलर उसके लिए जरूरत है। बाकी पैसा आप एफडी में, इंश्योरेंस स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इनमें रखो ताकि उस पैसे पे रिस्क भी ना रहे। और आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो आप उसकी एफडी बना के रख दो। भाई कोई भी फ्रॉड अगर आपके अकाउंट तक पहुंच गया
तो केवल उसी पैसे को टच कर सकता है जो फ्री पैसा पड़ा है खाते में अवेलेबल है। जो मॉड में है, जो एफडी में है, वो उसको टच ही नहीं कर सकता। तो इस तरीके से पैसा भी सेफ है। कई हमारे मेरे पास भी कई कस्टमर्स आते हैं, खाते में होता है, तो मैं उनको ये बोलता कि भैया इतना पैसा आपने 25 लाख रखा हुआ, अब आपको गलती से किसी ने फ़ोन में ऐसा बरगला दिया, भाई उसने इतनी मीठी बातें कर दी कि आपको भी यकीन हो गया कि ये तो सही रह रहा है। आपने जहाँ इन्फॉर्मेशन दी, सारा पैसा रिस्क पे आ गया। उस पैसे की हमें ज़रूरत तो थी नहीं भाई, हमने एक साथ 20-25 लाख इस्तेमाल करना नहीं था। जैसे ये फ्रॉड होता है बाहर वाला, क्या इसमें मौत के पैसे भी नहीं पता? मॉड के पैसे देंगे तभी तो कहता है सर, इसीलिए तो जो आपके खाते में अवेलेबल बैलेंस है उसी पे टच। अभी तक देखिए सर, अब फ्रॉड जो फ्रॉडस्टर है वो भी बहुत तेज होते जा रहे हैं। तो मैं भी ये कंफर्म नहीं कह सकता कि मॉड छू नहीं पाएगा कि नहीं छू पाएगा। आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं है कि फ्रॉड में कभी मॉड का पैसा टूटा हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वरना एफडी का तो नहीं हो सकता, एफडी का तो कभी नहीं टूटता, वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि एफडी का तो अकाउंट नंबर ही अलग, मॉड में भी अकाउंट नंबर अलग क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसका भी पैसा नहीं, आज तक नहीं देखा मैंने किसी का निकलता। तो अपना पैसा आप सेविंग में जितना कम रखे, मॉड में रखे, एफडीज में रखे, उतना आपको रिस्क कम रहेगा। मौत बना है तो वो तो ऑलरेडी चला जाता है, वो तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी चला है 2-3 दिन बाद। बस सर ये डीएसपी में इंश्योरेंस केवल 2 लाख का ही बताया ना आपने, केवल एटीएम पे बताया ना, और भी तो है इसमें शायद। उसमें सर आप पेंशन में नहीं है, वो केवल ऑन सर्विस है। अच्छा, पेंशन वालों के लिए केवल एटीएम वाला है, एटीएम वाला ही है। एटीएम वाला ही है। और पेंशन वालों को मैं सीधा बताऊं कि जो जिनकी उम्र है अभी, वो एक 20 रुपए का इंश्योरेंस करती है सरकार, जिसकी उम्र है वो करवा के रहे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बोलते हैं, 20 रुपए का इंश्योरेंस होता है, 20 साल का 20 रुपए कटता है। साल का 20 रुपए अगर मैं देखूं तो महीने का 1-1.5 रुपए भी नहीं बन रहा है, और दिन का तो कुछ पैसे भी नहीं बनेगा वो। उसमें क्या है, खुदा उसमें केवल एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं। एक्सीडेंटल डेथ में किसी को कुछ भी होता है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए इंश्योरेंस सरकार द्वारा। ऐसी एक इंश्योरेंस सरकार का 436 रुपए का है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बोलते हैं। 436 रुपए साल का देना है। अगर आपने मानो 4 साल का 436 रुपए दिया और किसी भी तरह आपकी मृत्यु होती है, किसी भी तरह, तो 2 लाख रुपए नॉमिनी को घर पे मिल जाए। 436 साल का मतलब है, एज लिमिट है उसमें 18 से 50 है, उसमें 50 है, दूसरे वाले में 60 है, दूसरे वाले में 65 है, 20 वाले पे। हाँ मैं वो बिल्कुल अरे मैं ये नहीं कर रहा अपने लिए, आपके परिवार में भाई आप अकेले तो रहते नहीं हो, परिवार में 10 जने होंगे, उन 10 का करवाओ वो 20-20 रुपए वाला, 436 वाला करवाओ। बिल्कुल सरकार देखो, जो योजना सरकार दे रही है उसका लाभ लो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सरकार हमसे सब कुछ देती है, देती नहीं है। सरकार भी कुछ चीजें देती है, बट हम लोगों को पता ही नहीं होता और हम लाभ ले नहीं पाते। अब 436 और 20 रुपए इतना सस्ता इंश्योरेंस सर किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। और इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर कंट्री में मैंडेटरी करी जा रही है। आपको आने वाले टाइम में भारत में भी मैंडेटरी हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी होना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है, हम गाड़ी खरीदते हैं इंश्योरेंस कराते हैं ना भाई, बाइक चलाते हैं हेलमेट पहनते हैं ना, सेफ्टी है। गाड़ी चलाते हैं इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं कि कल को गाड़ी में कोई चोट लगे हम इंश्योरेंस से क्लेम ले सके। जब हम गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो अपना क्यों नहीं कराएंगे, अपना अपने परिवार वालों का भी कराना जरूरी है। हेल्थ के लिए सरकार ने आपको कार्ड बना के दिया, ये गोल्डन कार्ड, भाई जिसका नहीं है वो गोल्डन कार्ड बनाए। ECHS की सुविधाएं आप लोगों के पास है, उनकी सुविधा का फायदा लें। और लाइफ का इंश्योरेंस हमेशा करवाए। बच्चों का जो अर्निंग है, अगर आपके अर्निंग है कोई मेंबर जो कमाई कर रहा है, जिसकी कमाई में परिवार टिका हुआ है, उसका तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कमाई करने वाले को कुछ हो गया तो पूरा परिवार पीछे बैठ जाता है। तो हमेशा जितनी जो कमाई कर रहा है परिवार में, उसको हमेशा मोटिवेट करें कि भाई तू कमाता है तो अपना इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जरूर कराए, ताकि खुदा ना खास्ता कभी कोई परिस्थिति ऐसी आए तू ना रहे तो तेरे पीछे परिवार को आसरा देने के लिए पैसा। सर ये जो एटीएम का बोला ना आपने, इसका कोई एज लिमिट है? नहीं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है सब में। अच्छा, मतलब 45 दिन के अंदर एक बार यूज जरूर होना चाहिए। मृत्यु से पहले। अच्छा, मतलब ये चाहे कभी कोई भी कैसे भी तरीके से डेड हो, चाहे कैंटीन में करो चाहे कैश करो। अब आप लोग कैंटीन में करते ही हो बस। हाँ, 45 डेज में एक बार यूज होना चाहिए। अच्छा, उसको उसे क्लेम करने के लिए आपके पास लाना है? हाँ, उसके अपने बाद बैंक में बैंक। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये भी अभी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे एक चीज है सर, पर केवल एक्सीडेंटल डेथ। अच्छा, ये एक्सीडेंटल है, नेचुरल डेथ नहीं है। एक्सीडेंटल में एक्सीडेंट ही नहीं होता, एक्सीडेंटल भी हादसा, पेड़ से गिर के हो गई, भाई गाड़ी में जा रहे थे कुछ हो गया, आपदा में हो गई, करंट लग के हो गई, जो नेचुरल नहीं है। अच्छा, एक्सीडेंटल डेथ, वो केवल एक्सीडेंटल डेथ। अच्छा, किसको पत्थर से या कोई पत्थर से लग गई। अभी आदि बद्री में PM सौर ऊर्जा जो आ रखा है, सोलर का, इसका में हमें कितना लोन मिल सकता है? सर 2 लाख का आपको लोन मिल सकता है मिनिमम। हाँ, अगर आप 2 किलोवाट वाला लगाएंगे जी, आप 3 वाला 6 वाला लगाएंगे तो लोन अमाउंट और भी है।
आगे भी जा सकता है। अच्छा। लेकिन बेटर क्या है आजकल, 2 किलोवाट वाला सफिशिएंट रहता है। सफिशिएंट 2 लाख का लोन है, उसमें 7% पे लोन है, 80,000 रुपए की सब्सिडी है, 1,20,000 चुकाना है आपको। अच्छा, जैसे हम उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन उसके बाद हम बैंक से उठाएंगे। अच्छा लोन बैंक से उठाएंगे, पेमेंट उनको लोन वो जो हम लोग करेंगे पेमेंट आपके उनको? हाँ, उनको डीलर को। हाँ। आपका खाता खुलेगा, फिर यहाँ से आपकी सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे, जी। सब्सिडी भी हम ला के देंगे। ये तो ऑनलाइन भी आपको करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आएंगे हम खुद ही ऑनलाइन करवा देंगे। अच्छा, जो अगर मान ले वो ये ऑप्शन पर लोन नहीं लेना चाहता तो डायरेक्ट भी वो कर सकता डायरेक्ट भी है, कर सकता अपने है। आप कर अगर सकता लोन है। नहीं लेना चाहता आदमी डायरेक्ट भी कर सकता है, पर डायरेक्ट में सब्सिडी नहीं है उसमें। अगर लोन नहीं लेगा आदमी तो सब्सिडी नहीं है। अच्छा, लोन लेना पड़ेगा। अगर आदमी 2 लाख का अपने पैसे से लगा देगा, उसको सरकार सब्सिडी नहीं देती। सरकार सब्सिडी किसको देती है? जिसको मानती है सरकार की खुद इतना खर्चा नहीं कर सकता है, ये लोन लेके नहीं दे रहा है। उसे मैं मार्जिन में नहीं का है कुछ इसमें? मार्जिन मनी सर उसमें 10% है। 10%, 2 लाख का 20,000 20,000 20,000 जमा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। 1,80 का लोन 20 तो रहता है किसी के उसमें, वो होता है। अच्छा ये है। बहुत सारी कंपनी है सर, बहुत सारी। नहीं नहीं, देखिए उसका- कंपनी है तभी तो चल रहा है वो। सर वो ये जैसे ना आपका ये सौर वो मैं लोन का बताया, पहले हम एप्लीकेशन वो तो हम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दिया मैंने। बैंक चुन लेना अपना, जिस बैंक अब से बैंक लोन है। मैंने अपना ही चुन लिया बस। और फिर आप वहाँ से पास भी वहाँ हो से गया। पास हो गया, हमारे पास आएंगे, हम यहाँ से आपका ऑनलाइन प्रोसीजर करेंगे अपने बैंक का। अच्छा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आपका फॉर्म वॉर्म भरवा के हाँ। तुरंत खाता खोलेंगे, तुरंत वेंडर को पेमेंट करेंगे, वो लगाने आएगा, लग जाएगा। जिस दिन वो लग जाएगा उसके अगले दिन हम सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं।